हमारे सत्र का जो शीर्षक है वो शीर्षक ही इस किताब का शीर्षक है, अभिनय, अभिनेता और आध्यात्म। अब आप पूरा परिचय अखिलेंद्र सर का जान चुके हैं और आपने उनको हमेशा से बचपन से देखा है, सुना है, और अब मेरा दावा है कि इस किताब के बाद आप इनको अब पढ़ेंगे भी, क्योंकि अब तक जो इन्होंने पढ़ा है, समझा है अपने गुरुओं से, उसका निचोड़ ये पुस्तक है, अभिनय, अभिनेता और आध्यात्म। सवाल ये उठता है कि एक नॉन कमर्शियल कही जाने वाली सिनेमा की जो लीक चलती है और उसके पैरेलल एक मसाला फिल्मों का एक बड़ा बाजार है, उन दोनों में ही बहुत सफल अभिनेता एकाएक अपने रूट्स की तरफ क्यों लौटता है और किताब लिखने पे मजबूर होता है। वो किताब जो एक बड़े प्लेराइट और बड़े थिएटर के बड़े हस्ताक्षर के थियरी के खिलाफ है। खिलाफ तो नहीं है, मतलब उनकी थियरी की एक बहुत सार्थक आलोचना है, क्योंकि अब तक थिएटर में जो कुछ भी, आप में से जो भी थिएटर के होंगे वो स्तानिस्लावस्की का नाम जानते होंगे। ये किताब मैं वैसे समझता हूं कि स्तानिस्लावस्की का जो मेथड थियरी है, जिसमें मोटे तौर पे मैजिक ऑफ इफ से बातें शुरू होती हैं, एक इमेजिनेशन के साथ शुरू होती है कि भाई ऐसा होता तो क्या होता, इस तरीके का एक थियरी लेके दिमाग में आपको प्रैक्टिकल करना होता है, जहां कहा जाता है कि स्क्रॉलिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, चरित्र की रचना प्रक्रिया में उसके चमड़ी के भीतर सरक जाने की स्थिति को वो कहते हैं अभिनय का ये सोपान है। लेकिन बड़े चालाकी से, पता नहीं किन वजहों से, उनकी स्पिरिचुअलिटी वाला हिस्सा छूट गया। और जब हमारी बातचीत शुरू हुई और इस पे जब सर से बात हो रही थी हमारी कि ये किताब आ रही है, तो आपको मैं बताऊं, मैं बड़े संदेह में था, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था। और इन्होंने जब बात कही तो हमारे सामने भारतीय काव्य शास्त्र के मनीषी हमारे अग्रज रंजन त्रिपाठी सर, प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी, ज्वाइंट डीन ऑफ कॉलेज, बैठे हुए हैं। इसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की मिट्टी का बड़ा अंश दिल्ली यूनिवर्सिटी में फल फूल रहा है। इन्होंने फिर कहा कि नहीं, अगर अखिलेंद्र भैया ने कहा है कि अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म का हिस्सा अध्यात्म जोड़ा है, तो निश्चित तौर पे कुछ गहरी चीज आने वाली है। आज वो किताब गहरी चीज हमारे सामने है, हम उस पर बात करेंगे। बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। और आप सबको एक और बता दूं कि बहुत शुक्रिया आप लोगों को इसलिए भी कि हमारे गुरु भाई भी हैं, तो हम लोग एक ही गुरुकुल परंपरा के हैं। तो स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है इस किताब पे बात करते हुए, क्योंकि इसकी रचना प्रक्रिया से हम जुड़े हुए हैं। तो मैं स्पिरिचुअलिटी पे बाद में आऊंगा। इस पे लिखा है अभिनय के सूत्र। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स नहीं है, अभिनय के सूत्र। इसको पहले डिकोड कर दीजिए। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलयवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमन निनाद बड्डमर्भयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। जय उमा पीतम्बरा माई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को नमन करता हूं, और हमारे जितने शिक्षक गण बैठे हैं, शिक्षाविद बैठे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग परिवार, शिक्षा परिवार से, उन सबको नमन करता हूं। और आप सभी हमारे छोटे भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। बड़ा अद्भुत संयोग है कि जब मेरी पहली पुस्तक आई थी अखिलामृतम कविता संग्रह, तो मेरी ये इच्छा थी कि उसका विमोचन जो है वो बिहार का ही कोई व्यक्तित्व करे। और अभी अभी परलोक सिधारी स्वर्गीय माननीय उषा किरण खान जी के हाथों वो अवलोकन हुआ, पद्मश्री उषा किरण खान। और इस पुस्तक का अवलोकन विधिवत तो पुस्तक मेला में हो गया था, नेशनल स्कूल ड्रामा के डायरेक्टर के द्वारा, उनके हाथों द्वारा, श्री चित्तरंजन त्रिपाठी द्वारा। उसमें हमारे एम के पांडे जी भी थे। और आज फिर से बिहार की मिट्टी के ही एक व्यक्तित्व, बिहार के मिट्टी के ही लाल, हमारे
आदरणीय हरवंश जी के हाथों इसका विमोचन हुआ बुंदेलखंड के इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में। ये अद्भुत संयोग है और आप सभी साक्षी बने, ये भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पुस्तक जो है अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, उस पक्ष को मैंने उजागर किया है, अभिनय के और अभिनेता के, जिस पक्ष को समेट के रख दिया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात लेके आया हूं, नहीं। हजारों साल पहले नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने इसका पूरी तरह से प्रतिपादन किया है और 4 खंडों में। ऋग्वेद से संवाद है, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रथ। ब्रह्मा जी रचित पंचम वेद है नाट्यशास्त्र। लेकिन जब हमारे यहां नाटक पढ़ाने की और सिखाने की बात आई, अभिनय को लेकर बात आई, रंगमंच को लेकर बात आई, जब संस्थाएं खुलने लगी तो नाट्यशास्त्र को उठाकर कहीं एक अलमारी के ड्रॉअर में रख दिया गया और पश्चिम के नाटक को पढ़ाया जाने लगा, जिसको मॉडर्न थिएटर कहते हैं। और आज अमूमन जितने नाटक देखेंगे आप उसी से प्रभावित देखेंगे, पश्चिम के नाटकों से। आजकल नाटक में एलईडी भी इस्तेमाल होता है। इस पुस्तक में हमने जो उजागर किया है, इस बात को कई लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं कि अभिनय और अभिनेता के मूल में अध्यात्म है। वैसे पूरी सृष्टि का मूल अध्यात्म ही है। चाहे मैं हूं, चाहे ये माइक है, चाहे वो कैमरा है, चाहे ये कुर्सियां हैं, चाहे दीवारें हैं, या छत है, या ये मंच है, या आप सभी हैं, सबके मूल में अध्यात्म ही है। अध्यात्म के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं है, ये याद रखिए। अब मैं पांडे जी के उस प्रश्न पे आता हूं। अभिनय के सूत्र पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है। मैंने इसका इतना ना ज्यादा सरलीकरण कर दिया है कि जैसे अलजेब्रा में सूत्र याद करते हैं, a+b² = +2ab + b², और खूब रटते हैं। और नहीं रटते तो मास्टर जी खूब पिटाई करते थे हम लोगों को। आजकल तो बच्चों की पिटाई नहीं होती स्कूलों में, लेकिन हम लोगों की बहुत पिटाई होती थी और यह सूत्र याद करना पड़ता था। हालांकि जीवन में कभी भी इस सूत्र का काम नहीं आया। हमने भी रटा बहुत पावरफुल होके, ताकत लगा के रटा, लेकिन कभी भी a+b² = a² + 2ab + b², एक ढेला कमाने में भी काम नहीं आया। वो सूत्र क्यों बना है, क्या बना है, किस लिए बना है, मुझे तो समझ में नहीं आया। आप में से किसी को समझ होगा तो बाद में बताइएगा। और मैं ढूंढ भी रहा हूं उसको जिसको समझ में आया हो कि भाई ये क्यों बना है। हाँ सर हैं, सर आपसे बात करूंगा मैं। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। तो मैंने कहा कि कई बार क्या होता था कि मैं कहीं मुंबई में जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं, कोई मिल गया, नए बच्चे मिल गए जो अभिनय में रुचि रखते हैं, वो पूछते हैं सर कुछ टिप दे दीजिए, सर कुछ बता दीजिए। इस तरह से बड़ी बातें हुई, मेरे साथ बड़ी घटनाएं हुई। एक दिन मैं मुंबई के एक गार्डन में, मेरे घर के जो करीब है, वहां मैं वॉक कर रहा था। पीछे से एक बच्चा आया, नमस्ते सर, नमस्ते सर, सर मैं भी एक्टर हूं, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, कुछ टिप दे दीजिए। तो मैं उसको देखा ऐसे, अब मेरे हाथ में था 50 रुपए, निकाल के दे दिया उसको। तो उसने कहा सर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा तुमने टिप मांगा ना। तुमने टिप
टिप मांगा ना, तो कहा कि सर नहीं, कुछ बताते आप। मैंने कहा ऐसा बोलो, अभिनय में टिप मांग रहे हो, कौन सा टिप दूं तुमको? लेकिन ये कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कई अच्छे अच्छे जानकार व्यक्ति लोगों ने छोटी छोटी जो संस्था खोली हुई है, ट्रेनिंग स्कूल खोला हुआ है अभिनय को लेकर, एक्टर्स को लेकर, उसके विद्यार्थी मिल जाते थे, पूछते रहते थे कुछ न कुछ कुछ न कुछ। तो मैं जब ये पुस्तक को तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा कि उन बच्चों का क्या जो ये अभिनय टिप मांगते हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो हमने इसका एक सूत्र गढ़ा, और वो सूत्र बिल्कुल a+b² = a²+2ab+b² जैसा है। इसीलिए उसमें पुस्तक में ऊपर नाम रखा हुआ है अभिनय के सूत्र, क्योंकि हमारे प्रकाशक की भी इच्छा थी कि ऊपर कुछ टैगलाइन हो। मैंने कहा अभिनय के सूत्र वो है इसमें। तो सूत्र ये है, उस सूत्र पहले बता ही देता हूं जो इस पुस्तक में है। वो सूत्र ये है कि जब भी कोई चरित्र, अच्छा सबसे पहले ये बता दीजिए जितने बच्चे बैठे हुए हैं इसमें अभिनय में कौन कौन रुचि रखता है? कौन कौन, कितने होंगे? राजेश जी भी हैं, प्रणाम करता हूं आपको। रंजन जी भी प्रणाम करता हूं। प्रवीण जी में भी छुपा हुआ एक अभिनेता है। अच्छा, प्रवीण जी में भी छुपा हुआ है। तीसरी कसम के जमींदार की भूमिका में जब वहीदा रहमान ने पान खिलाया था, काट लिया था दांत से, वही हैं क्या आप? हाँ वही 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 तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं दिख रहा हूं मैं, कि जो अभिनय में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं। जब भी आप कोई नाटक करते हैं या सिनेमा करते हैं, जब भी कोई चरित्र मिलता है, ये मैं सीधे सूत्र पे आ रहा हूं, मैं अभी गहराई में नहीं जा रहा हूं। तो जो चरित्र आपको मिलता है, उस चरित्र को जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस चरित्र का जो विचार है, उस चरित्र के बारे में जो सारी जानकारियां हैं, वो आपके मन में आता है। मन में सारे विचार आते हैं, वैसे ही वो विचार भी आता है। बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, उस विचार का विश्लेषण बुद्धि करती है। लेकिन बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है विश्लेषण करने के लिए। उस विचार के अनुसार, उस विचार के अनुसार इसकी वृत्ति क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, वो बुद्धि को चित्त देता है कि इस विचार में इस तरह की वृत्ति होगी, इस चरित्र में इसकी प्रकृति ये होगी, प्रवृत्ति ये होगी। और बुद्धि उसका विश्लेषण करके उस चरित्र की जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, जो भाव है, उसके अनुसार उसका व्यवहार तय होगा। और उसके बाद उस चरित्र की तरह आप जब वो चरित्र करते हैं, उस तरह से व्यवहार करने लगते हैं। क्योंकि आपका अपना एक व्यक्तित्व है, आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई है। आपके माता पिता फल्ला हैं, आप फल्ला जगह पढ़े, फल्ला जगह जन्मे, आप ये पहनते हैं, आपका समाज ऐसा है, घर ऐसा है, टीचर्स ऐसी है, स्कूल ऐसा है, कॉलेज ऐसा है। लेकिन उस चरित्र का कैसा है, वो चरित्र कौन है, कहां का है, कितना पढ़ा है, या पढ़ रहा है, या 8वीं क्लास में है, या इंटरमीडिएट में है, या ग्रेजुएट हो चुका है, या इंजीनियर है, डॉक्टर है, या आईएएस है, आईपीएस है, क्या है वो? उस हिसाब से उसकी बातचीत, उसका व्यवहार ये तय किया जाएगा। अरे पूरा जो सूत्र है वही है। मन में विचार आया, बुद्धि ने विश्लेषण किया, चित्त ने उसका वृत्ति प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति दिया, और पूरा उसका अस्तित्व खड़ा हो गया। दिखेंगे आप ही, चूंकि रोल आप कर रहे हैं, उस चरित्र को आप निभा रहे हैं। लेकिन वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति जो है, जो व्यवहार जो है, जो सारे एक्शंस जो हैं, क्रिया जो है, वो आप उस चरित्र के अनुसार करेंगे।
तभी लगता है कि ये चरित्र दिख रहा है, एक्टर नहीं दिख रहा है, चरित्र दिख रहा है। क्या परफॉर्मेंस कर रहा है ये तो लग ही नहीं रहा एक्टिंग कर रहा है, ये तो वही चरित्र दिख रहा है। तो ये आधारभूत सूत्र है तैयारी की। इसका एक सूत्र है, इसको और मैं सरलीकरण करूं आप लोगों के समझने के लिए, चूंकि बहुत ही नई उम्र है आप लोगों की, बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। आप लोग सिर्फ इतना बताइए कि आप में से किसको किसको तरकारी बनाने आता है, तरकारी सब्जी। वाह वाह वाह, बढ़िया है। मैं झांसी में काफी होटल है क्या? चलो वेरी गुड, आपको भी आता है। तो तरकारी बस एक्टिंग समझ लीजिए कि आप सब्जी बना रहे हैं। जिसको सब्जी बनाने आता है वो एक्टिंग भी कर सकता है। देखिए होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं हमारे, तो ये बड़ा ही अपने आप में बढ़िया बात है। तो अभिनय बिल्कुल एक्टिंग जो है सब्जी बनाने जैसा है। अगर आपको आलू की सब्जी बनानी है, केवल आलू है आपके पास, और कहा जाए आलू की सब्जी बनाइए, मतलब आलू एक रोल है, आलू एक चरित्र है, और आलू को परफॉर्म करना है आपको। आलू का परफॉर्मेंस मतलब आलू की सब्जी बनाना। तो आलू को धोएंगे आप, उसको छीलेंगे, छील के बनाना है। मन करे नहीं छीलूंगा नहीं, ऐसे ही बनाऊंगा, तो ऐसे ही काटेंगे उसको। आलू दम बनाना है, आलू भुजिया बनाना है, या नॉर्मल सी सब्जी बनानी है, उस हिसाब से उसकी कटिंग होगी। बड़े फांक हो, छोटे फांक हो, पतले फांक हो, वैसा हो। अब उस आलू को धो धा के तैयार करेंगे, कढ़ाई को चूल्हे पे जलाएंगे। कढ़ाई गर्म हुआ, कितना गर्म होना चाहिए, कितना तेल डालें, जीरा डालें, मंगरेल डालें, अजवाइन डालें, क्या क्या फोरन में डालें, मिर्ची डालें, कितना डालना है, ज्यादा मिर्ची न डालें, तीखा ना हो। ये बिल्कुल अभिनय की तरह है। अभिनय में भी ये ध्यान रखा जाता है कि कैरेक्टर के हिसाब से लाउड एक्टिंग ना हो जाए, कहीं अंडर एक्टिंग ना हो जाए। एकदम सम अभिनय होना चाहिए, जैसा चरित्र है उसके अनुसार। कितना गर्म हुआ, फोरन कितना जला, आलू को उसमें छौंका, कितना भूनना है। अब उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिए, थोड़ा हल्दी डाल दिए, थोड़ा मिर्ची डाल दिए, हैं? थोड़ा गरम मसाला, मन करे थोड़ा गरम मसाला डाल दो। गरम मसाला क्या है? जो अच्छे एक्टर हैं उनके पास गरम मसाला होता है, वो फाइन ट्यून करते हैं उसको। तो गरम मसाला स्वाद बढ़ा देता है। अब गरम मसाला जिसके पास नहीं हो, कहां से डालेगा तरकारी में? नहीं डाल पाएगा। तो गरम मसाला, उसको भुना गया, थोड़ा सा पानी डाला गया, पानी डाल के उसको ढक के उसको अब सिझाया जा रहा है। अब देखा जा रहा है आंच कितना है, आंच जो है कितना है, कितने आंच में पकेगा, और उस हिसाब से वो सब्जी पक रहा है। सब्जी जब पक के तैयार हुआ, इस बीच हमारी अगली गेस्ट आ चुकी हैं और बातचीत जारी रहेगी। समय हमारे पास हमारा ही समय है, तो जब तक ये व्यवस्था थोड़ी एडजस्ट हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से वॉलंटियर से आग्रह है कि गेस्ट को जल्दी से स्थान दिलाएं ताकि हम बातचीत अपनी आगे शुरू कर सकें। वॉलंटियर्स अपनी अपनी जगह ले लें, क्योंकि एक सत्र के दौरान आप बैठे हुए हैं। कृपया जल्दी से। तो हमारी बातचीत चल रही थी एक्टिंग के सूत्र के ऊपर, और आपने उसको बहुत ही सहज तरीके से। अब सब्जी तैयार हो चुकी है। हाँ, तो सब्जी तैयार हो स्थान पर रहिए, अभी परोसाएगा। सब्जी तैयार हो गई, गरम गरम पूड़ी के साथ खाना है। आए? दर्शक थिएटर में बैठे हुए हैं, पर्दा उठने वाला है, आपको अपनी सब्जी परोसनी है। दर्शक अब पूड़ी के साथ खाए, रोटी के साथ खाए,
चावल के साथ खाए, ये दर्शक पे है कि दर्शक उसका रस कैसे ले रहा है उस सब्जी का, जो सब्जी आपने बनाया, जो अभिनय आपने किया, उस अभिनय से दर्शक को कैसे रस की प्राप्ति होगी, कैसे हो रही है, ये रसास्वादन जो है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में इसको रस की निष्पत्ति कहा है, रस की निष्पत्ति। और ये एक्टर जब परफॉर्म करता है, जब अभिनय करता है, अपने चरित्र को निभाता है, तो ये जाके रस की निष्पत्ति होती है। जब भाव आता है, भाव के साथ जब संचारी भाव संचार करते हैं सात्विकता से, जब सात्विक भाव की उत्पत्ति होती है, वो दर्शक तक पहुंचता है और दर्शक उसका रसास्वादन करता है। ताली बजाने के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ता, हाथ उठ जाता है और दर्शक अच्छे अभिनय को देख के ताली बजाने लगता है। ये अभिनय की खासियत है। अगर तैयारी हो वैसा तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके ये आपको बताया कि बिल्कुल सब्जी बनाने की तरह ही है अभिनय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी आसानी से जितने लोगों ने हाथ उठाया था एक्टिंग के लिए, मेरे ख्याल से जहन में ये बात समा गई होगी कि ये अभिनय की पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और है क्या। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी गूढ़ और गंभीर बात है। मुझे दो हिस्सों में बात करनी है। एक तो वो कि आपने अभिनय के टिप की बात की थी, आपका टिप कहां से आया था? क्योंकि आपके पृष्ठभूमि को जब हम पढ़ रहे थे तो आपके पास तो एक्टिंग का कुछ भी नहीं था, न जमीन थी वैसी, न लैंडस्केप था, न कल्चर था वैसा उस तरीके का मिला हुआ विरासत में। आपको तो बकायदा फौज वाला वातावरण भी मिला हुआ था, एक आर्मी अनुशासन में आप रहे हुए आदमी थे। एकाएक एक लड़का जो इंजीनियर बनना चाहता था या बनाया जाना चाहता था, वो इतना बदमाश कैसे निकला कि वो अभिनेता बना? ये जो क्रिएटिव धृष्टता थी, कहाँ से ये सूत्र आपको कहाँ से पकड़ में आया? उस जमाने में अगर अभिनय में जा रहे हैं आप, नाटक करने या सिनेमा करने, हमारे जमाने में, तो आप बदमाश ही कहे जाते थे कि लड़का आवारा हो गया, बिगड़ गया पढ़ लिख के, अब पूरे माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम बर्बाद कर देगा। लेकिन आज तो माता पिता बड़े शौक से बच्चों को लालन पालन करते हैं, सिखाते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो आज जमाना बदल गया है, वो जमाना वैसा था। और मैं नाटक करता था, मैं 8वीं क्लास में ही नाटक करना शुरू कर दिया था। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक परंपरा रही है, जो आज भी है, कि हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा एक बेटा कलेक्टर बने, एक बेटा एसपी बने, या एक बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और अगर 4 हैं तो चारों के हिस्से ये बंट जाता था, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर। ये है और आज भी है। माता पिता समर्थ हो या ना हो, खेत बेच देंगे, आईएएस की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि बच्चा कलेक्टर बनना चाहिए, एसपी बनना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। ये हमारे यहां एक ट्रेडिशन है। और आज तो बहुत सारी पढ़ाई शुरू हो गई, अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग डिप्लोमा है, अलग अलग सारी बातें हैं। उस समय सिर्फ यूपीएससी ही था कि आप आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस बन सकते थे या डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते थे। मैं 6 भाई और 4 बहन, मैं सबसे छोटा था और मेरे हिस्से इंजीनियर आया था। किसके किसके हिस्से इंजीनियर आया है? कौन कौन इंजीनियर बनने वाला है यहां पे? चलिए, आपका हिस्से आया और आप बन रहे मिला है, मतलब आप बन चुके हैं। हम लोगों को ये- जितने भी अगल बगल लड़के मिले सब बीटेक वाले ही थे। हमने कहा कि कोई तो बीए वाला होगा, लेकिन सब बीटेक, और एक मिला था फार्मा वाला, लेकिन यहाँ एक ही इंजीनियरिंग का दिख रहा है। तो इंजीनियरिंग मेरे हिस्से में आने से ये हुआ कि इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू होती है और हमने तैयारी शुरू की बहुत ही ईमानदारी से।
हमने कोचिंग की, पटना में रह के तैयारी की, क्योंकि उन दिनों पिताजी की पोस्टिंग पटना में ही थी। हमने आईआईटी दिया, नहीं हुआ। हमने बीआईटी भी दिया, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं हुआ। अब चूंकि हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके थे और हम फिजिक्स ऑनर्स कर रहे थे, अब इंजीनियरिंग देने के चक्कर में हमारा फिजिक्स ऑनर्स हो गया। अब ऑनर्स में फर्स्ट क्लास आ गया। अब ये मत समझिएगा फर्स्ट क्लास से पढ़ने में बड़ा ब्रिलियंट था, ऐसा कुछ नहीं था। होता ये था कि मैं जो पढ़ के जाता था वही एग्जामिनेशन में आया रहता था। मेरी तो तैयारी सिर्फ पास मार्क्स की थी कि मैं पास हो जाऊं, पढ़ने निकले वाला परिवार है, परिवार की इज्जत रह जाए, फेल ना हो। और छोटे शहरों में अगर थोड़ा सा भाई परिवार आपका पढ़ने निकले वाला है, थोड़ा सा संभ्रांत परिवार है, तो पूरा शहर ही आपके परिवार को जानता है। और वो भी हम 6 भाई, सब मेरे से ऊपर, तो पूरा शहर जानता था। तो मैंने कहा अगर थोड़ा भी मैं फेल हुआ तो मेरी पिटाई तो अलग होगी, परिवार का बहुत ही मतलब बद उड़ जाएगा। तो मैं पास मार्क रेडी रखता था कि पास मार्क इतना पढ़ के जा रहा हूं, इतना लिख के आऊंगा, पास कर जाऊंगा। पता चला कि सारे के सारे आ गए और लिख देता था, फर्स्ट क्लास आ जाता था। अभी मैट्रिक में भी हुआ, इंटरमीडिएट में हुआ और फिजिक्स ऑनर्स में भी हो गया, और इंजीनियरिंग में हुआ नहीं। अब मेरी माता जी का था कि इंजीनियर बनता बेटा, बबुआ इंजीनियर ना बनना, इंजीनियर कब बन, देखो ना फलना का लेकर बन गई। हाँ, तारा इंजीनियर बने के मानू, बबुआ पढ़ा ना पढ़ा ना। अब मैं थोड़ा बहुत नाटक भी करता था। अब क्या करूं मैं? अब ये हुआ कि मैं एमएससी में चला गया। उस जमाने में यदि थ्रू आउट आपका फर्स्ट क्लास है तो डायरेक्ट वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट लेटर आता था, डायरेक्ट, कि यू कैन ज्वाइन एज ए लेक्चरर। कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं, आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पहुंचा है। और ये वो कॉलेज है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े हुए थे। अब ये बिहार यूनिवर्सिटी, हम राजेंद्र कॉलेज से पढ़ रहे थे, राजेंद्र कॉलेज में। मैंने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर एमएससी में भी मैं पास मार्क्स तैयार किया और पता चला फर्स्ट क्लास आ गया, नौकरी मैं तो लेक्चरर बन जाऊंगा। अब मैं ना भी नहीं कह सकता घर में, क्योंकि हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के सेटल हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, ब्याह शादी हो जाए, सेट हो जाए हमारी नजरों के सामने। हर माता पिता, उन दिनों कुछ ज्यादा ही था सरकारी नौकरी को लेकर। अभी भी है माता पिता का जो कंसर्न है अपने बच्चों को लेकर। माता पिता कुछ भी करता, अपना हार्ड अर्न मनी खर्च करते हैं अपने बच्चों के लिए, और ये चलता रहा। लेकिन मुझे लगा कि मैं एमएससी करूंगा नहीं, एमएससी कर लिया तो मैं लेक्चरर बन जाऊंगा। अब मैं यहां से भागूं, मुझे अब नाटक करना, इंजीनियरिंग में हुआ नहीं, अब मैं एक्टर बनूंगा, अभी मैं नाटक में जाऊंगा, फिल्में करूंगा, फिल्मों में जाऊंगा। और अमिताभ बच्चन सवार थे। हमारे जमाने में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने हुए थे, सारी उन्हीं की फिल्में आती थी। और हम लोग पहला दिन, पहला शो, स्टूडेंट कंसेशन का पहला टिकट, एकदम पैसा लिए हुए, आई कार्ड लिए हुए टिकट में हाथ डाल देते थे। लेकिन ये तो बड़ी कमाल की बात आपने बताई कि आपके समय में स्टूडेंट आईडी पे कंसेशनल टिकट मिला करते थे। आजकल तो पीवीआर और आइनॉक्स ये सब तो देंगे नहीं, लेकिन उस समय ये सिनेमा को बिगाड़ने वाला बिजनेस नहीं माना जाता था, मीडियम नहीं माना जाता था कि बच्चों को आप दे रहे हैं फ्री टिकट, वो कंसेशन वाली टिकट। नहीं, ये स्टूडेंट कंसेशन रखा गया था क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर फिल्म देखने माता पिता नहीं चाहते थे। माता मतलब मैं अगर कोई सरकार खुद इसमें शामिल थी, सरकार शामिल थी, लेकिन माता पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा फिल्म देखे। फिल्म देखने के लिए पिटाई होती थी, और पिटाई मतलब एक आध थप्पड़ नहीं, जम के पिटाई होती थी। और घर में अगर 4-5 बड़े हैं तो सभी पीटते थे। मतलब मैंने एक फिल्म देख ली तो उसके बाद मुझे अपने सारे देवी देवताओं से बात करनी पड़ती थी। अब मैं एक घटना सुनाता हूं,
एक घटना आप से- सुनाइए, क्योंकि घटनों पे ये इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपसे घटनाएं लेने में है हमें, क्योंकि आपका एक घटना एक तो ये भी आइडेंटिटी क्राइसिस है जब सारे लोग यक्को के जादू में डूबे हुए थे। उस समय इनके ही इलाके का एक कंडक्टर कहता है, मैं कैसे मान लूं तुम वही आदमी हो, और इनके पास एक तस्वीर नहीं है और बसों की हड़ताल है और एक शादी में पहुंचना जरूरी है, और एक वह युवा अटैची खोल के उन तस्वीरों को तलाश रहा है, कहां मेरा वो मिल जाए वो कांटो वाला तस्वीर। जो मिला भी तो कह रहा मैच नहीं हो रहा है तुम्हारे इसमें तो पहले आप वो घटना बताइए, फिर दूसरी घटना भी हमें जाननी है, और संक्षेप में रहेगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा आपसे मैंने ये पिटाने वाला पहले घटना बताया देता पहले हूं। पिटाई। तो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी कस्मे वादे, हम देख के निकले और देख लिए, और देखने के बाद मतलब अब घर से मैंने थिएटर से सिनेमा हॉल से अपने घर, तब सिनेमा हॉल ही कहते थे, थिएटर नहीं कहते थे। सिनेमा हॉल से घर तक आते आते मैंने अपने सारे देवी देवता को गोहरा लिया, कुल देवता, कुल देवी, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, कार्तिक जी, सबको गोहरा लिया कि बस आज बचा लीजिएगा। अब आप देख लीजिए, अगर कस्मे वादे में नहीं देखता तो ये पिक्चर छूट जाती मुझसे। कितना देखना जरूरी था, अमिताभ का डबल रोल था इसमें, और कैसे निभाया है, इतना अच्छा निभाया। ये बातचीत मेरी भगवान से चल रही है रास्ते में, मैं घर पे जा रहा हूं, घर बस आज पिटाने से बचा लीजिएगा। घर में मैं किसी तरह घुस जाऊं, बस बाहर कोई बरामदे में या चबूतरा पे ना हो, घर मतलब घुस जाऊं किसी तरह, नहीं तो सब गड़बड़ हुआ, किसी को पता नहीं चले। और मैं उनको गोहराते हुए, प्रार्थना करते हुए, बातचीत भगवान से करते हुए घर पहुंचा, देखा कोई नहीं है बाहर, सीधे घर के अंदर हाथ पैर धो के पढ़ने बैठ गया डायरेक्ट। अच्छा, आप अगर टाइम से हाथ पैर धो के बड़ा ही अनुशासित होके पढ़ने बैठ जाए तो ज्यादा डाउट होता है कि क्या बात आज पढ़ने बैठा है? तो उस दिन तो हम बच गए। 3 दिनों के बाद हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब ने आवाज लगाई, सप्पू। सप्पू मेरे घर का नाम। अब जैसे उनकी आवाज आई मैं तो कांप गया कि कुछ गड़बड़ लगता है। मैं गया, हाँ भैया, का रे तरसों तो फिल्म देख ली था। मैंने, तुम तरसों फिल्म देखने गए थे? मेरे शो में, जो शो मैं देख रहा था, उनमें उनका कोई दोस्त बैठा हुआ जिसने मुझे देख लिया था, और उसने आज बता दिया उनको कि तार भाई वह बहुत फिल्म दिखाता है गरीब। तो कौन? छोटका? कौन? सप्पू। अच्छा, छोटे शहर में निक नेम भी सभी पूरा शहर जानता है? आपके घर का और पारिवारिक संबंध तो ज्यादा, और भैया के दोस्तों सब जानते ही थे छोटे भाइयों को, और बड़े भैया के दोस्त जो होते हैं बड़े भैया ही, वो बड़े भैया, बड़े उनको भी अधिकार होता था कहीं भी दे दें, थप्पड़ भी मार सकते थे, वो जमाना अलग था। कोई भी आपके पारिवारिक संबंध है, आपका किसी से कोई भी भाई का दोस्त है, जिसको आप चचा कहते हैं वो भी, चाहे भैया कहते हैं वो भी, दीदी कहते हैं, कोई भी आपको डांट सकता है, गलत काम करते हुए रोक सकता था। ये जमाना था। पूरे मोहल्ले की सारी लड़कियों को हम लोग दीदी कहते थे। हंसने वाली बात नहीं है, ये हमारा संस्कार रहा है। पूरी सारी लड़कियां भैया कहती थी पूरे मोहल्ले के लड़कों को, चाहे वो बेटी किसी की भी हो, कोई कुछ कह दे, वो लड़का कोई भी हो, वहीं खड़े होकर उसकी धुलाई कर देगा, बेशक वो उसकी अपनी सगी बहन नहीं है, क्योंकि हर लड़की बहन की तरह, हर भाई भाई की तरह। और सोचिए कि पूरा समाज, हम कौन थे और क्या हो गए हैं। ये संस्कार हमारा आज तो आगे शेयर करते हैं कि फलना के बहनिया के फलना चढ़तर लखा। आज तो हम बोलते ही नहीं, बल्कि देख के निकल जाते हैं वहां से। तो भाई साहब के दोस्त ने कह दिया मेरे बारे में, भाई साहब को पता चल गया। भाई साहब, अब जब मेरे ऊपर 5 भाई, जो भी उधर से आए एक थप्पड़, धड़ाक, तब तक इधर से कोई आया, धड़ाक चल रहा, पिटाई चल रहा है। अब बड़ा फिल्म असल बा,
बड़ा फिल्म असल बा। अरे ये पिटाई वाला जो दौर है, क्रूर सिंह के अभिनय के बाद उनके डरने का कोई हुआ कि नहीं मामला, कि आप ही डरते रहे फिर भी? नहीं नहीं, वो तो घर का तो एक संस्कार अलग, जी। जमाना अलग था। और तो हम लोग को फिल्म देखने के लिए भी पिटाई होती थी, और फिल्म में काम करने के लिए आप बोल रहे हैं, आप नाटक करने के लिए बोल रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? ये जमाना था, और हम लोग अपने पिताजी के सामने जाते ही नहीं थे, कोई बात उनसे कहते नहीं थे। जो भी कहते थे मां को कहते थे, जो भी कहते थे मां उनको कहती थी। वो डर नहीं था, वो संस्कार था, वो लिहाज था, वो सम्मान था। पिता मतलब पिता, क्या चाहिए आपको, वो आपके लिए हाजिर है। आज पता चलता है कि पिताजी कहां से लाते होंगे। आज सोचने में पता चलता है कि हम तो ये मांग लेते थे। आज पता चलता है, तब तो हम सोचते भी नहीं थे। हमें जो चीज मांगा था वो चीज मिल गई तो हम तो खुश होकर उछल रहे हैं, और दूसरे भाई बहनों को देख के ललचा रहे हैं कि हमको मिल गया। तो वो एक संस्कार था वो। अब एक चीज ये जानना है कि आपकी देखी हुई, जो आपके किशोर मन पे सबसे ज्यादा असर डाली हुई है ऑलरेडी, वो कौन सी पहली चीज थी थिएटर पे? मतलब वो पूरा प्रोसेस आपने देखा था, या कोई खास प्ले था जिसने कहा कि नहीं अखिलेंद्र, सप्पू, अब यही काम करना है अपने को? ये क्योंकि आप गांव में रामलीला और अपने हिसाब से एक थिएटर कर रहे थे, लेकिन उसकी भी एक कहानी रही है और वो पीछे कुछ एक प्रेरक शक्ति रही होगी। वो क्या चीज थी? नहीं है, मैं अचानक से मेरे अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जी। जो भी हुआ बहुत ही धीरे 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 हुआ। और मेरा मानना ऐसा है कि जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, कुछ भी आप में बदलाव हो, वो कभी भी अचानक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचानक होने का उसका एक दुष्प्रभाव भी है। अगर कोई भी चीज धीरे धीरे होता है तो बहुत ही मजबूत होती है वो जड़। धीरे 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 आप में अगर बदलाव आए, धीरे धीरे अगर आप सीढ़ियां चढ़ें, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के जब आप 10th फ्लोर पे जाते हैं, तो जितना समय चढ़ने में लगता है उतरने में भी उतना ही समय लगेगा। और लिफ्ट से जाएंगे फटाक से ढुपक 10th नीचे ग्राउंड। इसलिए हमेशा जीवन में याद रखिए, जो भी पाना है, जो भी सीढ़ियां चढ़नी है, धीरे धीरे, और हर सीढ़ी को एंजॉय कीजिए, हर सफलता को, हर अचीवमेंट को, उसको पकड़िए, उसको देखिए, और वो रास्ता आपका होना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए। तो ये मतलब एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब आप लोग सोचिए, मैं 2 दिन से पूरे इस सत्र को और पूरे इस फेस्टिवल को अटेंड कर रहा हूँ, और हम इतनी हड़बड़ी में हैं कि कोई भी सिनिकल चीज हमारे सामने होती है और हम उसके हिस्से बन जाते हैं, संचारी भाव में बह जाते हैं। कल मैं बैठा हुआ था बतौर लिटरेचर का स्टूडेंट, हालांकि मैं लिटरेचर ही पढ़ाता हूँ। तो हुआ यूं कि हमें ये समझ में आ रही थी, नहीं, एक छोटा सा आपसे परमिशन लेके कह रहा हूं, मुझे क्योंकि एक शिक्षक की वेदना है। आपने पूरी किताब लंबी प्रक्रिया से लिखी है, बार बार कह रहे हैं कि लंबी प्रक्रिया। अच्छा जीवन है तो अच्छी किताबों से जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी संगत होती है कि हम तो आदर के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उसका जो आउटकम जिस दिन सामने आता है वो मिरर टूट जाता है। क्योंकि हमें बार बार एक सत्र में था, मैं बार बार समझ में आ रहा था कि अगर बंदूकें हाथ में नहीं है तो फिर आप आदमी नहीं है, खून नहीं बहा तो मतलब ये नहीं है, फिर हम विश्वविद्यालयों की हमें क्या जरूरत है। फिर मैं ये कह रहा था, एक कवि हैं अशोक जी, उनकी कविता मुझे ध्यान में आ रही थी। और ये सत्र भैया, ये किताब पढ़ने, ये तो हमने पढ़ा है पूरे प्रोसेस को, हमने किताबों से जाना, हम शिक्षक हैं, सभी किताबों से चीजों को जानते हैं कि दुनिया बेहतर कैसे कर, अमन और चैन क्या चीज होती है, आपस में मिलजुल के इस भारत को कैसे हमने बनाया खूबसूरत, और इसको कोई भी ऐसी चीज बिगाड़ दे। तो कल बात हो रही थी, मुझे वो कविता ध्यान में आ रही थी उनके भाषण के बाद, कि हर हर चूल्हे में आग हो और आग लगे बंदूकों को। ये किसने फिर लिख दिया? कि आप बंदूक बोने की बात कर रहे हैं युवाओं में, वो कहाँ जरूरी है? हर चीज का एक
जगह होता है ना, मैं वो जगह ढूंढने की कोशिश करता। आप बता रहे हैं कैसे क्रिएटिव दुनिया हो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि क्या वाकई अभिनय एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक खूबसूरत संसार रच सकती है, एक खूबसूरत राष्ट्र का निर्माण कर सकती है? क्योंकि आप कहते हैं आध्यात्मिक चीज है ये, आध्यात्मिक अभिनेता एक आध्यात्मिक यात्रा पे होता है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है। अगर आध्यात्मिक व्यक्तित्व है तो निश्चित तौर पे मानवता के पक्ष में खड़ा होगा, और जो मानवता के पक्ष में नहीं है वो कम से कम मनुष्य तो नहीं ही है। ये मेरी अपनी धारणा है, और कल हमने इस बात को बहुत महसूस किया और देख रहा था कि हम इस तरीके के एक पागलपन के बड़े शिकार हैं कि हम संचारी भाव में कितने बह रहे हैं। तो स्थायी भाव तो किताबों के थ्रू आएगा, ये स्थायी भाव बना 20 साल के लगभग आपका निचोड़ है। आपकी भरत मुनि से पहला आपका जो परिचय होता है वो कैसे होता है? क्योंकि नाट्य शास्त्र आपके हिस्से आता है, ये आपने अभिनय का सूत्र लिखा तो मुझे लगा नाट्य शास्त्र का काफी कुछ है भी। और आप बार बार एक बड़ी बात कह रहे हैं इसमें, एक तो आप कह रहे हैं एस्ट्रल माइंड और फिजिकल बॉडी, ये दो शब्द बड़े आप यूज करते हैं। ये बताइए, ये दो सवाल है मेरे। एक तो ये एक्टिंग कैसे इस राष्ट्र के निर्माण में सहायक है, और दूसरा ये जो दूसरा हिस्सा सूत्र का है एस्ट्रल माइंड और फिजिकल बॉडी का, ये अभिनय को कैसे पुष्ट करता है? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक तीसरा प्रश्न ये है कि अपने ब्रेख्त जब थिएटर ऑफ एलिनेशन की बात करते हैं, थियरी ऑफ एलिनेशन की, और स्तानिस्लावस्की तो मेथड पे आपने समझाया ही, ब्रेख्त इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कहते हैं स्पिरिचुअल यात्रा है, स्पिरिचुअल यात्रा है, और वो कहता है एक साजिश है। कहता है कि प्ले राइट, एक्टर और डायरेक्टर मिलकर एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसमें ऑडियंस को ये लगे कि अभी जो स्टेज पे देखा जा रहा है यही तुम्हारा सत्य है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ये ऐसी साजिश है, उसी को ब्रेक करता है, कहता सत्याभास को तोड़ दो। कल हमने ऐसी ही एक सिन सिटी को देखा हमने, तो वो मैं इस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं कि ये साजिश कहता है, आप कहते हैं स्पिरिचुअल है। तो तीन चीजें हो गई, राष्ट्र में सहायक निर्माण में युवाओं के साथ या जो भी लोग हैं हम माइक्रो लेवल के आदमी के साथ, ये थियरी के ऊपर बात हो गई, और जो तीसरा सेक्शन था जो आपको अभी बताया मैंने जी, थोड़ा बड़ा है लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि इट इज नॉट 100 मीटर रेस, नॉट 400 मीटर रेस। कि सीटी बजी, दौड़े, गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, क्या क्या है, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल मिल गया, नहीं। अगर आप ये सोचें, और जीवन में भी, सिर्फ अभिनय में नहीं, जीवन में भी नहीं, जीवन भी 100 मीटर रेस नहीं है, 400 मीटर रेस नहीं है, इट इज मैराथन रेस। हजारों लाखों दौड़ रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं जो सबसे आगे है वही जीतेगा, नहीं, जो सबसे पीछे है और हो सकता है उसमें सबसे अधिक स्टेमिना हो, बेशक वो सबसे पीछे है इस दौड़ में, मैराथन रेस में, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेमिना है, सबसे ज्यादा पेशेंस है, धैर्य है उसमें, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है उसमें, और सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट है उसमें कि कब मैं अपनी गति बढ़ाऊंगा, अपना रफ्तार बढ़ाऊंगा, मेरा टाइम क्या कह रहा है, और कब मैं अपनी गोल को पाऊंगा। ये समझना पड़ेगा कि ये मैराथन रेस है। मैंने अभी क्या कहा, जो भी बदलाव आए धीरे धीरे आए, मेरे जीवन में बदलाव आया है, जो कुछ मैंने अपने जीवन में जाना, सीखा, अनुभव किया, अनुभूति की, प्रयोग किया, वही है इस पुस्तक में। कुछ भी बाहर से नहीं है, कहीं से उठा के लिख नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है, अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, वो रंगमंच हो या सिनेमा हो, एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये जानना पड़ेगा, जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक समाज में अभिनेता का योगदान नहीं हो पाएगा। नाटक का जन्म कैसे हुआ? सतयुग समाप्त हो रहा था, त्रेता शुरू हो रहा था, सभी देवताओं ने मिलकर अपनी सभा बुलाई,
क्या तो अलग सत्र चल रहा है क्या तुम लोगों का? अगर अलग सत्र चल रहा हो तो बाहर निकल जाएं आप लोग, बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं तो एक यूनिवर्सिटी और एक पूरी संस्कृति के प्रतिनिधि के तौर पे बैठे हैं, तो आपको तय करना है कि आप क्या मैसेज पास करना चाह रहे हैं अपने आमंत्रित गेस्ट के साथ, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और आपके शिक्षकों ने और आपके साथियों ने बड़ी मेहनत से बुलाया है, बहुत अनुनय विनय करके बुलाया है। सुन लो लोनी, कुछ मिल जाई है तारा लोनी की उम्र में हमू रोनी, उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र। जब मैं भी पहली बार विश्वविद्यालय आया था तो 19 बरस का था, तो ये उम्र बहुत कमाल है। आइंस्टाइन भी कहता है E=mc²। हायर द एज लोअर द एनर्जी, और लोअर द एज हायर द एनर्जी। लेकिन उस एनर्जी की दिशा भी तय करनी बहुत जरूरी है, तो जा किधर रही है। सो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, तो इसलिए इस एनर्जी को स्टोर कीजिए, सेंट्रलाइज योर एनर्जी। ऊर्जा का केंद्रीकरण जानना बहुत आवश्यक है। हमने इस पुस्तक में ऊर्जा के केंद्रीकरण की भी बात की है, और उस ऊर्जा को कहां परोसना है, किस दिशा में देना है, कहां उसका प्रयोग करना है, यही तो जीवन है। हमको तो सक्सेस ही नहीं मिल रहा, बहुत ट्राई कर रहे हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। सबसे पहले यही विश्लेषण कीजिए कि अपनी ऊर्जा आप कहां लगा रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं, कहां व्यर्थ जाया कर रहे हैं, कहां ऊर्जा। पूरी सृष्टि ऊर्जा ही ऊर्जा है। जो भी बोलते हैं आप, जो भी करते हैं आप, उससे जो तरंग की उत्पत्ति होती है, जब वो तरंग वाइब्रेट करता है, उसकी अपनी आवृत्ति होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी से ऊर्जा पैदा होता है। भैया मुझे एक तालियां तो बजनी चाहिए इस बात पे। हाँ प्लीज। मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं पुस्तक से हटके थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं। आप लगान फिल्म में अर्जुन की भूमिका में थे, और वो लगान फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। एक लगान के अर्जुन से लेकर के रेडी जैसी बड़ी फिल्मों को आपने दी है, बहुत सारे आप फिल्म को दिए हैं। लगान के बारे में एक चर्चा चलती है कि आप लोग एक ही बस से शूटिंग सेंटर पर जाते थे। अमर उजाला ने इसको लिखा भी था, और उस बस में बैठते ही ये गायत्री मंत्र चलता था, और सबको आप गायत्री मंत्र का अर्थ बताया करते थे। क्या ये घटना सत्य है? और तब के आप लोगों की शूटिंग में, आप लोगों के संघर्ष में, और आज का जो दौर है, आज के संघर्ष में कितना अंतर है, जो हमारे युवा पीढ़ी भी जानना चाहती है कि हम भी क्या उस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। इस सवाल पे ताली बजाइए, क्योंकि क्या है, इसमें एक इंफॉर्मेशन भी है। प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहे हैं, और इनकी पहली जो किताब है अखिलेन सर की, अखिलामृतम काव्य संग्रह, उसकी पूरी रचना प्रक्रिया के साक्षी भी रहे हैं। बताइए गायत्री मंत्र का असर, क्योंकि मेरा सवाल अभी वो बाकी है। एक रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। जब आंखों से न टपके तो लहू क्या है। साजिश बची हुई है। जो संस्कार आप में है, जो भी संस्कार, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, वो संस्कार झलकेगा, छलकेगा, प्रस्फुटित होगा, उसका प्रकटीकरण होगा। अब लगान की इतनी बड़ी यूनिट थी, भारतीय कलाकारों के साथ साथ ब्रिटिश कलाकार भी थे वहां, और हम लोगों का एक ही बस होता था। 6 बजे सुबह बस निकलता था, और उसमें सब बैठ जाते थे आके, और फिर शूटिंग के बाद शाम को 6 बजे उसी पे बैठ के वापस लौटते थे। ये बात मैं बता रहा हूं लगान की शूटिंग की। लगान की फिल्म, लगान फिल्म किसने किसने देखी है? देखिए, काफी लोगों ने देखी है।
जिन्होंने नहीं देखी एक बार देखिए। क्या वाकई 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हुआ था? तो मैं उस तरफ आता हूं, तो वो एक ही बस थी और उस बस पे हम बैठ जाते थे, चाहे वो भारतीय कलाकार थे और चाहे ब्रिटिश कलाकार थे। मैंने पहले दिन ही एक गायत्री मंत्र का जो कैसेट मेरे पास था, इस तरह की चीजें मैं रखता हूं जब भी आउटडोर जाता हूं, तो सब तब टेप हुआ करता था, कैसेट बजते थे। कैसेट देखा है आप लोगों ने? कैसेट, उसका सीडी आया, अब तो पेन ड्राइव आ गया है और अब तो मोबाइल पे ही पूरी दुनिया है। तो कैसेट मैंने बस वाले ड्राइवर को दे दिया। मैंने कहा सुबह बस यहां जब खड़ी करना, कोई आए या ना आए, लोग आते जाएंगे, ये टेप ऑन कर देना, गायत्री मंत्र वहां पहुंचने तक चलना चाहिए, शाम को मत चलाना। अब वो जब आते थे तो गायत्री मंत्र बजता रहता था, गायत्री मंत्र चलता रहता था, वो आते थे सब बैठे। मोस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स जो थे वो तो नींद में ही उठ के आते थे, आके अपने सीट पे सो जाते थे, कान वान ऐसे करके ऐसे करके। धीरे धीरे उनको लगने लगा कि ये कुछ बज रहा है। एक दिन आमिर खान ने मुझसे पूछा कि अखिलेंद्र जी, गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? का मतलब ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उस समय तक जितना मेरा जागरण हुआ था, जितनी मेरी समझ थी, ये 2000 साल की बात है, नए शताब्दी में हम आ गए थे, शुरू हुआ था नया शताब्दी, और लगान की शूटिंग से ही हम लोगों ने शुरू की थी। तो उन्होंने पूछा और मैं जितना समझता था, मैंने ये 23 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैंने ये बताया उनको कि ये है ऐसे ऐसे, और ये चलता रहा, ये चलता रहा, चलता रहा, पूरी शूटिंग तक चलता रहा। फिल्म ऑस्कर में पहुंच गई, ऑस्कर में पहुंच गई। आमिर खान का नया ऑफिस जो था, उसके सामने गायत्री जी का मंदिर थी, गायत्री मंदिर था वहां पे। तो हम उनके जब जा रहे थे पुराने ऑफिस से नए ऑफिस जा रहे थे कि चलते हैं और नया ऑफिस देखने, तो आमिर ने देखा, अखिलेंद्र जी ये देखिए गायत्री मंदिर सामने। तो वो एक कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रभाव डालती है। तो आप कभी भी अपने संस्कार को दबा के मत रखिए, आप में जो है उसको उजागर कीजिए। जिस चीज को रिसीव करना है वो रिसीव करेगा, और करेगा तो बढ़िया से ही करेगा, क्योंकि भारतीय संस्कार का जो मूल है, जो जड़ है, बहुत गहरा है। बिल्कुल सही बात है। और ये पिछले सत्र में आदरणीय हरिवंश जी ने इसी पे तो बात की थी, इसी पे बात, किताबों पे, संस्कार पे, मूल्यों पे। और हम जाएं घर पे, आईने को देखें कि हम कितना इसमें ईमानदार हैं खुद को लेके, क्योंकि आईना देखने से डरता है आदमी, कहीं खुद से उसकी मुलाकात ना हो जाए। हम सब डरते हैं आईना देखने से, जो देख रहे हैं वो वाली बात नहीं हो रही है। मैं फिर से उस पुराने सवाल पे आता हूं। आप थियरिस्ट हैं, आप ड्रामा के थियरिस्ट भी माने जाएंगे, आप कभी सिद्ध कर चुके अपने आप को। ये किताब, आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम जो बात कर रहे हैं, आपको ये जान के गौरव होगा कि ये वैश्विक रेटिंग में ये बेस्ट सेलर लगातार पिछले 15 दिनों से ये बेस्ट सेलर पे चल रही है। और 1 2 3 नहीं, अभी पिछले 4 दिन से 1 नंबर पे है। ये जाके देखिए आप अमेज़न पे, आपको पता है 10 दिन से 10 दिन से 1 नंबर पे है। आप सोचिए, मुझे लगा कि चौथे तीसरे से ना चौथे पे बेस्ट सेलर में है। हाँ। और हॉट न्यू रिलीजेस में 10 दिन से टॉप पे, हॉट न्यू रिलीजेस में। तो ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं ये पूछ रहा हूँ, और आप सबके लिए बाहर ही उपलब्ध है, बाहर का स्टॉल है वहां, बुक रखा हुआ है आप सबके लिए। और जिनको संस्कृत से डर लगता हो, कल समझाया प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी ने कि बहुत आपने, मेरे ख्याल से, मैं पूरा श्योर हूं कि आप में से आधे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात की थी कि विश्व के और इस देश के भी कितने भी विश्वविद्यालयों में लाखों छात्र संस्कृत पढ़ रहे हैं और ये संख्या बढ़ रही है। और नई शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो इस पे बाकायदा बड़ा अंश इस पे डिस्कशन है, हमारी भारतीय भाषाओं पर। संस्कृत तो मूल है ही, खैर। तो
जिनको भरत मुनि को पढ़ने में, नाट्यशास्त्र को पढ़ने में समस्या आ रही हो, वो उसकी टीका के तौर पे इस किताब को पढ़ लें, क्योंकि ये सिर्फ टीका भर नहीं है, ना उसकी कॉपी है, लेकिन वो सूत्र हैं जो निचोड़ है सारी थियरी का। तो मैं थियरिस्ट होने पे आपके आता हूं कि आप अपने कवि सिद्ध कर चुके हैं, आप एक्टर सिद्ध हैं, क्योंकि 5 से 6 फिल्में आपकी हैं जो नेशनल अवार्ड विनर है। बहुत कम लोग ऐसा होता है कि मैं ऐसे फिल्म का हिस्सा रहूं जो इंटरनेशनल और नेशनल तौर पर सम्मानित हो, आप रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि एक थियरिस्ट कहता है, बहुत बड़ा थियरिस्ट है, वो कहता है कि नाट्य प्रदर्शन एक साजिश है और हमें इसको ब्रेक करना है। आप कहते हैं कि नाट्य प्रदर्शन से जुड़े तमाम लोग एक स्पिरिचुअल यात्रा पे हैं। मुझे बिल्कुल छोटा आंसर चाहिए इसका कि आप इसको बताइए। आप आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, जब आध्यात्म की बात आती है तो सत्वगुण से भर जाता है फिर। नहीं, ये ब्रेख्त की जो थ्योरी है, बर्टोल्ट ब्रेख्त जर्मन थियरिस्ट रहे हैं, बर्टोल्ट ब्रेख्त। और हमने एमएस सच्चू के साथ, हमारे जो थिएटर के एक गुरु हैं समझ लीजिए आप, इप्टा के नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर हैं फिल्म के गर्म हवा बनाई है उन्होंने, आपको देखना चाहिए उसे। तो उनके साथ मैंने जितना प्ले किया है सब ब्रेख्त स्टाइल में ही किया है, ब्रेख्त के ही फॉर्म में किया है। ब्रेख्त ये कहते हैं जस्ट क्रिएट द इल्यूजन, ब्रेक द इल्यूजन, क्रिएट इल्यूजन, ब्रेक इल्यूजन। और वो कैसे होगा? सीन खत्म हुआ, जिन एक्टरों ने परफॉर्म किया वही एक्टर सेट्स बदल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो ताकि ऑडियंस को लगे अच्छा 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 अच्छा, वो उस इल्यूजन में चले भी गए होंगे तो उनको तुरंत इल्यूजन टूटना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो एक्टर एक्टिंग कर रहे थे, हम खामखा उसमें चले गए थे। और फिर दूसरा सीन शुरू होता है, फिर दूसरा सीन होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है, और फिर वही एक्टर सेट बदलते हैं, ऑडियंस का फिर इल्यूजन टूटता है। उनकी वो थ्योरी थी। और स्टैनिस्लावस्की जो रशियन थिएटरिस्ट रहे, कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की, जिनकी थ्योरी अभिनय में, संसार में जितने स्कूल हैं अभिनय को लेके, भारतवर्ष में भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे हो, भारतेंदु नाट्य अकेडमी हो, मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल हो, कालिदास हो, जितना हो, सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट कलकत्ता हो, ये जितने माने हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं या जो थिएटर करने वाले लोग हैं, वो सब के सब स्टैनिस्लावस्की की ही थ्योरी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हमको थिएटर पढ़ाया जाता है, मैं सिर्फ प्रायोगिक नहीं सैद्धांतिक पक्ष पे कहता हूं, तो वहां मैंने कई ऐसे लेख पढ़े हैं जिसमें प्रोफेसर रविंद्र त्रिपाठी चले गए हैं, नहीं तो वो शायद इस बात को कहते। और आप तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब एमए में पढ़ रहा था, और उस समय प्रवीण सर हमारे सामने हैं, ये भी पढ़ चुके हैं वो, कि भरत मुनि के जो एक्टिंग थियरी है जो उन्होंने दी, स्टैनिस्लावस्की ने मोरलेस वही लिया, और वही काम ब्रेख्त के यहाँ होता है। जब हमारा फोक थिएटर जो करता है वो वही उन्होंने अपने हिसाब से तय किया। तो ये क्या है कि जब वेस्ट से मुहर लगता है तो हमारे लिए बड़ा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मूल तो वही है, नाट्यशास्त्र ही मूल है, लेकिन जो स्टैनिस्लावस्की के जो सिद्धांतों को लेके पढ़ाया जाता है, या थिएटर वाले जो ड्रामा पढ़ने नहीं गए, वो भी जो अपने ग्रुप्स में जो थिएटर करते हैं, कई साल से कर रहे हैं, 40 साल, 50 साल से, वो भी स्टैनिस्लावस्की का जो मेथड एक्टिंग है, इफ मैजिक, वही बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, वही सारी बातें करते हैं। लेकिन मैं उन चीजों को उजागर करता हूं, क्योंकि जब स्टालिन जैसा तानाशाह जब रशिया में हुआ और उसने स्टैनिस्लावस्की को जेल में डाल दिया, जेल में स्टैनिस्लावस्की ने अपनी आखिरी किताब लिखी जेल में, लेगेसीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैनिस्लावस्की। उसमें उन्होंने ये चर्चा की है कि मैं जब पढ़ लिख के जब तैयार हुआ, ट्रेंड होके थिएटर जब करने लगा, अभिनय करने लगा और करता ही चला गया, जब मैं अपने 50 में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जो करता हूं मैं नहीं करता,
ये कोई ऐसी शक्तियां हैं जो मुझसे करवाती हैं। और तब मुझे लगने लगा कि जो मैंने थ्री सिस्टर्स किए या मदर किए, उन्होंने प्ले के नाम लिखे हुए हैं, वो सब मैंने गलत किया, वो सब मैंने गलत किया। और उन्होंने कहा कि वो जो शक्तियां हैं वो और कुछ नहीं, वो अध्यात्म है। हर एक्टर आध्यात्मिक है। लेकिन उनके उस पुस्तक को बाद में बैन कर दिया गया और अब वो पुस्तक उपलब्ध भी नहीं है। कमाल ये है, आज मेरी डॉक्टर अश्विनी कुमार से बात हो रही, दिलीप कुमार साहब के बहुत ही करीब थे वो। दिलीप साहब ने कहा कि देख अश्विनी, मैं तुमसे एक बात शेयर करता हूं, मैं किसी से भी शेयर नहीं किया हूं। वो पूछते रहते थे दोस्त होने के नाते कि ये एक्ट कैसे किया आपने, ये एक्टिंग कैसे किया, दिलीप कुमार साहब से ये कैसे किया। तो दिलीप कुमार ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैंने कैसे किया, मैं तो प्लान ही नहीं करता, मैं सोचता कुछ और हूं और मैं करते 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 कहीं चला जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सुनी ऐसा लगता है कि कोई रूहानी ताकत आ गई है मेरे भीतर और वो करवा रही है। ये दिलीप साहब का स्टेटमेंट है। डॉक्टर अश्विनी कुमार दिल्ली में ही है, उन्होंने मुझे ये बात बताई और दिलीप साहब ने उनसे कहा कि मैंने ये कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं किया है, मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं। तो ये रूहानी ताकत क्या है, ये शक्ति क्या है, स्टेनिस्लॉवस्की ने क्या महसूस किया, ये अध्यात्म, उसी अध्यात्म को मैं उजागर कर रहा हूं इस किताब में। मैं ये एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि और बिल्कुल वन लाइनर थोड़ा चलते हैं कि आपकी अपनी रचना प्रक्रिया क्या है अभिनय की, क्योंकि आप सत्येंदु दुबे और इन बड़े बड़े MS सत्यू जैसे लोग साथ काम करते हैं, ब्रेक की पूरी थियरी से फिर आप परिचित होते हैं और उसके बाद लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। एक आदमी मुझे याद आता है, उसका नाम है हबीब तनवीर, इंडियन थिएटर के बड़े पितामह टाइप की छवि है वो भी, और भारतीय थिएटर के हिसाब से वो चलते हैं बिल्कुल। और वो जब प्ले कर सीखने राडा जाते हैं तो वहां से वो बोर हो जाते हैं, कहते हैं तो मेरा भारतीय रंगमंच ही नहीं है, तुम अपना ब्रिटिश रंगमंच मुझे सिखा रहे हो, मैं ये सीखने थोड़ी आया था। और वो वापस अपनी जड़ों में जाते हैं और थिएटर ऑफ द रूट्स, जिसपे सुरेश अवस्थी जी ने 80 और 80 के दशक में बड़ी मीटिंग की थिएटर ऑफ रूट्स की संगीत नाटक अकेडमी में। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो थिएटर की तो सर को पता है, मूल धर्मी रंगमंच की खोज शुरू हुई जिसमें बिहार से विदेशी आया, फिर कहीं से माच आया, मध्य प्रदेश से, बुंदेलखंड से माच था, और नाचा आया छत्तीसगढ़ का, और जगह जगह से लोगों ने किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी अपनी प्रक्रिया क्या रही, क्योंकि आप भी वो एक्टर हैं जो मुझे लोगों ने सूचना दी है कि पृथ्वी थिएटर जैसे बड़े स्थल पे हर सप्ताह आपका प्ले लीड में लगा रहता था और लोग आपको देखने के लिए भीड़ लगाते थे, और जिस किरदार के लिए 400-500 लोग लाइन में बैठे हों, सभी दक्ष अभिनेता, और आपको नीरजा गुलेरी बाकायदा बुलाती हैं और आप मिलने जाते हैं और भीड़ में लोग कहते हैं कि भाई आप नहीं मिल सकते, बहुत लोग लाइन में, आप बैठ जाइए ऑडिशन के लिए, और आप कहते हैं सिर्फ जाके बता दो अखिलेंद्र आए हैं, अखिलेंद्र आपसे मिलने आए हैं। तो वो आपकी कुछ तो रचना प्रक्रिया होगी अपनी एन एक्टर प्रिपेयर्स तो स्टानिस्लावस्की ने लिख दी, लेकिन अखिलेंद्र जी का क्या है? देखिए, अभी आपने हबीब साहब की बात की, हबीब तनवीर साहब की, वो राडा से वापस क्यों आ गए बीच में ही छोड़ के? वो क्या कारण था, वो क्या था जो मिसिंग था? ये सोचने की, ये चिंतनीय विषय है कि हबीब तनवीर जैसे इतने बड़े रंगकर्मी जो राडा जाते हैं सीखने के लिए, जरा देखूं तो सही यहां का स्वाद क्या है, और उनको स्वाद नहीं मिलता, वो क्या कारण है? तो मुझसे पूछिएगा तो वो कारण अध्यात्म है। जो ढूंढ रहे थे वो डायरेक्टली नहीं कहेंगे वो कि अध्यात्म था, लेकिन उनको वो मिला नहीं, वो अध्यात्म वहां से, इसलिए वापस आ गए, क्योंकि हर भारतीय के रगों में वो अध्यात्म ही है। और मेरा भी जो प्रक्रिया है, तो ये सारी बातें हैं। तो आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही आध्यात्मिक है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही आध्यात्मिक है।
पूरे ब्रह्मांड की। अभी आपने संस्कृत की बात की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? संस्कृत के अक्षरों से हुई है। मैं, आप, सब कोई संस्कृत के अक्षर ही हैं। हम सब अक्षर हैं। अनंत अनंत विचरित हो रहा है इस ब्रह्मांड में संस्कृत के अक्षर। ओ, उ, म, ये काल है, यही अनाहत नाद है, अनहद नाद है। इसने उन सारे निष्क्रिय अक्षरों को सक्रिय किया और सबसे पहले उत्पत्ति हुई महत तत्व की, बुद्धि की, इंटेलेक्ट की, जो इस ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है। बुद्धि हर जगह विद्यमान है। महत तत्व, और महत तत्व से ही मनस तत्व, मन, और मन से फिर अहम, अहंकार। ये उत्पत्ति अक्षरों की है और वो अक्षर संस्कृत के हैं। आप भाग कहां सकते हैं संस्कृत से? और उसी से सारे छंद। प्रकृति वही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण लेके, और वही सतोगुण प्रकृति के सतोगुण का निष्कर्ष है, जो मनुष्य का चित्त है। हमारा जो चित्त है वो क्या है? सतोगुण का निष्कर्ष है। तो हम संस्कृत से कहां बच सकते हैं भाई? बहुत बढ़िया। मैं पूरी उत्पत्ति ही अध्यात्म है। अध्यात्म बिना कुछ नहीं है। और आध्यात्म में गया हुआ आदमी कम से कम मनुष्यता के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। कल हम लोग बहुत पागलपन कर रहे थे, वैसे मेरा पक्ष है इस पे। एक कहानी तो तो आया था, एक छोटी सी कहानी देके बात को खत्म करें, क्योंकि लंच का समय हम लोग स्किप कर चुके हैं और हमारी गेस्ट आ चुकी हैं। तो एक छोटा छोटा सवाल ले लेते हैं। एक सवाल कोई पूछ लें। अच्छा, यहाँ लड़के ही सिर्फ सवाल पूछते हैं, लड़कियां सिर्फ दर्शक होती हैं, उनके हिस्से कोई सवाल नहीं है। जी पूछिए। नहीं, जो भी कैरेक्टर है आ जाइए आगे, थोड़ा आ जाइए या लाउड बोल दीजिए। सर का एक कैरेक्टर, सर प्रणाम सबसे पहले मैं आप करूंगा। सर एक कैरेक्टर आपका रावण जो आपने निभाया, मैंने सर उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। सर उसके बारे में कुछ आप सर बताइए थोड़ा सा, क्या इसकी क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक चीज है जो आपने की? कितने करीब से देख लिए रावण को? सर मतलब रावण का तो अर्थी रुलाने वाला होता है, तो आप किसमें आपको क्या जानना है? मुझे सर आपका एक क्रूर सिंह, उसके जो चंद्रकांता का था वो कैरेक्टर, और एक रावण का 2008 के बाद जो रावण बनी सर उसमें मैंने देखा है। सर इसके पहले तो रामानंद सागर की रावण देखी है, उसको मैंने पूरा देखा है। इसके लिए जो आपका देखा था उसके बाद उन्हीं के सुपुत्र जो उस रामायण में थे रामानंद सागर के, जी उन्होंने ही आनंद सागर जी ने ही बनाया था 2008 में, तो जिसमें मैं रावण बना था। जी जी। हाँ हाँ। तो सर रावण के बारे में क्या जानना चाहते हैं? सर रावण को सर नेगेटिविटी ज्यादा दिखाए जाते हैं कि इसने ऐसा किया, जलाते भी हैं आज के टाइम पे, लेकिन मुझे क्या सर कुछ सकारात्मक चीजें दिखती। ज्ञानी था वो, लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। इस चीज में इसका एक लाइन मैं सर सुना दूं। एक लाइन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहाया। प्रवृत्ति आसुरी ना हो। कल कोशिशें बहुत हुई, लेकिन प्रवृत्ति आसुरी मत रखिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो रावण नहीं, ये तो आप अपने आप को क्या समझते हैं ये बताइए। आप राम हैं, राम के गुण हैं आप में, या रावण के गुण हैं? घर जाइए, नहा धोवा के रात में आंख बंद करके बैठिए और चिंतन कीजिए कि मुझ में कौन सा गुण है, आप रावण के या राम के? आपको पूछना है, कोई ऐसा सवाल तो नहीं था जी? दूसरा ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन इस तरीके का सवाल हो तो फिर स्किप कर सकते हैं। पूछिए। रजनीश समाधिया है सर मेरा नाम। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब अच्छाई और बुराई को अपन कैसे पहचाने, इस पे थोड़ा सा फोकस आप कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई को? जी सर। तो सांस लेना जानते हैं आप? जी नहीं, तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी सांस लेना नहीं आता। हाँ, श्वास मूल है, याद रखिएगा। आप जो श्वास लेते हैं वो श्वास लेना नहीं है। श्वास
ढंग से लिया कीजिए, पूरा लिया कीजिए। जिस दिन आप पूरा श्वास लेंगे नाभि के नीचे तक, नाभि के 4 उंगल नीचे, उसको तानदेन कहते हैं, मेरे ख्याल जापानीज में तानदेन कहते हैं। वो नाभि के 4 इंच नीचे तक श्वास जाना चाहिए, जिसको कहते हैं ना टेक फुल ब्रेथ। कुछ भी चक्कर आने लगता है, पकड़ के बैठा देते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, कहते हैं गहरी और लंबी सांस लो, गहरी लंबी सांस लो। सांस तो ले ही रहा है वो, लेकिन गहरी और लंबी क्या होता है? गहरी और लंबी सांस क्यों? तो क्या हम हर रोज 24 घंटे में गहरी और लंबी सांस लेते हैं? आप लेना शुरू कीजिए, आपको अच्छाई और बुराई में फर्क पता चल जाएगा। सब कुछ भीतर ही है, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इस किताब में पूरी डिटेल में मौजूद है, यही बाहर है। अध्यात्म है अपने आप को, अपने भीतर के यांत्रिक सिस्टम को, जो मशीनरी सिस्टम है, उसको जानना ही अध्यात्म है। मुझे अपने आप को जानना। मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 2 ये सत्र और पिछला सत्र हमारे दोनों ही आमंत्रित विद्वान वक्ता जो हैं, उन्होंने बार बार जिस तरफ एक इशारा किया है, वो खुद को जाने कैसे, किताबें किस तरह से आपके साथ खड़ी होती हैं, बार बार ये चल रहा था। और आप भी लगातार कह रहे हैं, आप इसे पढ़ें, समझें। हो सकता है कई बार जिन सवालों को हम इधर उधर तलाशते हैं वो अगल बगल दिख ही रहे, हम देख नहीं पाते हैं, सही बात। क्योंकि ताली बजाने की जो आदत पड़ गई है हमें, तो इस सर्कस में आपको जोकर किसने बना रखा है उस पर नजर रखनी। और मुन्ना जी मैं बताऊं, ये किताब केवल एक्टर, हम चूंकि मैं एक्टर हूं तो एक्टर बात करता हूं, नाम वैसा रखा है मैंने, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। अपने आप को जानना, अपने सिस्टम को जानना, अपनी आंतरिक व्यवस्था को जानना। पंच प्राण हमारे पास प्रतिपल काम कर रहा है, हम जानते नहीं है कि प्राण वायु क्या है, अपान क्या है, व्यान क्या है, उदान क्या है, समान क्या है। हमें लगता है ये आंखें देख रही है, ये कान सुन रहे हैं, नाक सुन रहा है। नहीं, आंखें अगर देख रही हैं तो मरने के बाद आंख तो रहती है, आंखें देखती क्यों नहीं है? मतलब आंखें नहीं देखती। मरने के बाद आवाज दीजिएगा वो आदमी सुनेगा, कान तो है वहां पे, तो कान भी नहीं सुनता, नाक भी नहीं सूंघता। वो खिलाओगे खाएगा, मुंह भी नहीं खाता। छुओगे उसका तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये करने वाले नहीं है, सुनने वाले और देखने वाले नहीं है। ये करण नहीं है, ये उपकरण है, स्थूल है। वो करने वाला अंदर है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं, यही 5 ज्ञानेंद्रियों को चलाती हैं। उसी तरह 5 प्राण हैं। तो ये अपने भीतर के, अपने आंतरिक सिस्टम को, अपनी आंतरिक व्यवस्था को जानना ही जीवन है। और वही मैं अपने एक्टरों से कहा हूं। अब मैं पूरी दुनिया को कहता तो दुनिया चढ़ जाती डंडा लेकर मुझ पे कि अपने आप को क्या समझता है। तो मैंने अपने एक्टरों के लिए कहा है, जो आगे नए पीढ़ी के और बच्चे आ रहे हैं, सबको मिले, पीढ़ियां दर पीढ़ियां आए, जाने, तू पढ़े। इस किताब में सब कुछ है, हमने सब डाला है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये एकदम 1 मिनट का सिर्फ समय है, कोई सवाल नहीं। उसका एक मैं सवाल बोलता आ हूं, रहा है। उसका एक सवाल। अभी तक तो मैं डायलॉग ही बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं। लंच का हाँ, टाइम। हाँ, पूछा। सर आपका दोनों सवाल न्यू दिल्ली में सर मंडी हाउस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मंडी हाउस में नहीं थे आप, वहां नहीं जाएंगे हम। मुंबई थिएटर में किया है आपने। और उधर- आप बताइए, मैं बोल देता हूँ, आप बताइए। उल्ला माइक लाओ। प्लीज आपसे एक छोटा सवाल है संक्षिप्त में, कि जैसे आप कलाकार हैं तो आपको अपने जो करियर में आपको ऐसा कभी लगा है कि मैं ऐसे शिकार हुआ हूं या फिर मेरा यूज किया गया है, उससे कैसे बचे? एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। भगवान इस सृष्टि को चलाने में आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको कभी एहसास होता है? आपका इस्तेमाल कैसे होता है वो तो अगल जिस बगल दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये याद रखिए। नहीं, मेरा आपका प्रयोग कर रहा है ईश्वर, जिसने बनाया है, आपको बना के भेजा है। ये बात मालूम है आपको? एक छोटा सा दृष्टांत में सुना देता हूँ, हैं? क्योंकि इसका निचोड़ मुझे लगा। मैं वो एक कलाकार कहीं लिखा हुआ है, 1 मिनट लगेगा बस इसमें,
कि हमने बेवजह के 2.5 घंटे बहुत खर्च किए हैं और हमारे लिए समय की कीमत है और हमने बिताए हैं बहुत। तो मैं वो दृष्टांत सुनाता हूँ, एक कलाकार का ही है। आपको बहुत पहले सुनी हुई एक कहानी सुनाता हूं। अमन की बात करते हुए कहानी यूं है, एक कस्बे में 2 बच्चे रहते थे। दोनों 2 बरस के हुए तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। दोनों 2 बरस के हुए तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। कभी एक दूसरे को घूंसे मारकर भाग जाता तो कभी पहला दूसरे को थप्पड़ रसीद कर देता। दोनों 12 बरस के हुए तो एक दूसरे के खिलाफ डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल, कभी एक सर फटता तो कभी दूसरे का हाथ टूटता। 22 बरस के हुए तो एक दूसरे के खिलाफ डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल, कभी एक सर फटता कभी दूसरे का हाथ टूटता। इस्तेमाल पे कह रहा हूं। 42 बरस को पहुंचते दोनों एक दूसरे पर बम बरसाने लगे। 60 के हुए तो एक दूसरे के खिलाफ जरासीम हथियार इस्तेमाल करने लगे। 82 की उम्र में दोनों मर गए और मरने के बाद भी उनका एक दूसरे से नाता नहीं टूटा। उनके बाल बच्चों ने, उनके परिवार वालों ने एक दूसरे के बगल में उनको लिटा दिया, दफना दिया। तो कब्र का कीड़ा जब अपने लातादार पोते पोतियों, नवासा नवासियों के साथ उनकी लाशों को खा रहा था तो इस बात से आगाह नहीं था कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। एक ही जैसी मिट्टी, एक ही जैसा शरीर, एक ही चीज खा रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये 5000 एडी तक जाती है। ये मैं नहीं लिखता, कलाकार लिखता है कि 5000 एडी तक की बात जाती है कि 5000 एडी में एक बिज्जू ने जमीन से सिर निकालकर अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और देखा कि पेड़ झूम रहे हैं, कौवे कांव कांव कर रहे हैं, कोयल कूक रही है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं और हर शय में एक खुशनुमा हवा बह रही है। मछलियां, घोंघे, चांद, सितारे, समंदर के किनारे, दरिया की मौजें, जमीन पर रेंगती चींटी और हवा में उड़ती गौरैया, सब इसी तरह से चल रहे हैं। बिज्जू ने आदमी को तलाश किया, उसे वह नहीं मिला। उसने करीब से गुजरते एक लकड़बग्घे से आदमी के बारे में पूछा। लकड़बग्घे ने अफसोस में गर्दन हिलाई, बोला आदमी? कहीं नहीं दिखा। कला और कलाकार आदमी को तलाशते हैं। हम अपने भीतर के आदमी को तलाश रहे हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं, देखने की जरूरत है। कला इसी से जागरूक करती है। इस किताब को पढ़ते हैं और एक बेहतर आध्यात्मिक यात्रा पे चलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। एक कलाकार वो पत्थर है जो खुद ही उसके हाथ में अपनी छेनी और हथौड़ी है और खुद ही को छेनी मार रहा है, हथौड़ी मार रहा है और तराश रहा है और एक मूर्ति गढ़ रहा है। उसको तराशने वाला कोई और नहीं है, वो स्वयं को तराशता है। ये वो पत्थर है। तो इसलिए पाना है अमृत अंत में तो प्रारंभ विषपान से ही होगा। ये याद रखिए। समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था, उसके बाद 14 रत्न निकले थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, एक डायलॉग रह गया, हमारे डायलॉग रह गया भाई साहब का, रंजन जी का। डायलॉग तो यक्कू से खत्म होना चाहिए। लेकिन द लीजेंड भगत सिंह किसने किसने देखा है? देखा है? उसमें जो चंद्रशेखर आजाद का डायलॉग वो सुना देता हूं। अल्फ्रेड पार्क का वो दृश्य है जब अंग्रेज घेर लेते हैं, गोलीबारी हो रही है और आजाद जी के पास केवल एक गोली बची है। मिट्टी उठाते हैं और कहते हैं अपनी मिट्टी से, बस इतनी ही सेवा कर सका मेरी मां, क्षमा करना। शुक्रिया। बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।